Hello students, welcome again to the PYQ video of अपनी कक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन नहीं बोलेंगे क्योंकि एवोल्यूशन पोर्शन तो डिडक्ट हो गया है, तो सिर्फ आपको हेरिडिटी पढ़ना है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं इसके अंदर। तो जो क्वेश्चंस है वो भी हमने उसी पोर्शन से लिए हैं, एवोल्यूशन पोर्शन से नहीं लिए हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ो, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की डिटेल्ड वीडियो देखो हमारे चैनल पे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप साथ में एक कॉपी पेन जरूर रखें ताकि आप साथ साथ जो सॉल्व करने वाला पार्ट है उसको करते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द वेरिएशंस इन अ स्पीशीज डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, व्हाई? ओके, सो ये चैप्टर के अंदर वेरिएशंस भी पढ़ना ही है, आपको पता होना चाहिए वेरिएशंस क्या होता है। एवोल्यूशन का पोर्शन बिल्कुल डिडक्ट हो चुका है तो उसी से रिलेटेड है वैसे वेरिएशन, बट स्टिल यू शुड नो all the variations in a species do not have equal chances of survival. Why? Variations as in variety of characters. सारे एनिमल्स एक जैसे नहीं दिखते, राइट? किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, या फिर बहुत सारे फिजिकल और इंटरनल डिफरेंसेस भी होंगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब वो कह रहे हैं ऑल द वेरिएशंस, जितनी भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं एक स्पीशीज के अंदर, ज़रूरी नहीं है सारे कैरेक्टर्स जो होंगे वो सर्वाइवल को बढ़ाएंगे। मतलब टॉल हाइट भी सर्वाइवल को प्रमोट करे, शॉर्ट हाइट भी सर्वाइवल को प्रमोट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम्पल है हाइट वाला। सो ऑल द वेरिएशंस डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। व्हाई? बिकॉज सम ऑफ द वेरिएशंस विल प्रूव बेनिफिशियल, सम वेरिएशंस विल नॉट प्रूव दैट बेनिफिशियल। कुछ वेरिएशंस बेनिफिशियल होंगी, कुछ नहीं होंगी। सारी के सारी वेरिएशंस बेनिफिशियल हो ऐसा जरूरी नहीं होगा। Second question is, only variations that confer an advantage to an individual organism will survive in a population. वो वेरिएशन, वो स्ट्रक्चरल या फिर इंटरनल डिफरेंस जो किसी स्पीशीज के अंदर उसको बेनिफिट करेगा, वही सर्वाइवल को प्रमोट करेगा। जैसे बहुत सारे अगर शीप हैं, उनमें से अलग अलग हाइट है शीप्स की, और जो ट्रीज हैं उनकी हाइट उन शीप की हाइट से ज़्यादा है, तो जो भी टॉल हाइट वाली शीप्स होंगी वो उस बड़े वाले पेड़ से लीव्स को खा सकती हैं आराम से, और जो शॉर्ट हाइट वाली शीप्स होंगी वो उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे और इवेंचुअली डाई कर जाएंगी। तो जो वेरिएशन आया है कि सारी शीप्स में से कुछ की हाइट ज़्यादा है जो पहुंच पा रही हैं उस पेड़ तक पत्ते खाने के लिए, वो तो सर्वाइव कर जाएंगी, बाकी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो टॉलनेस जो थी वो एक वेरिएशन था, यहाँ पर वो वेरिएशन बेनिफिशियल प्रूफ हुआ है, फायदेमंद प्रूफ हुआ है, और वही आगे जाके कंटिन्यू होगा, मतलब सर्वाइवल प्रोमोट करेगा। सो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको कर सकते हो, बस इससे ज्यादा हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 इज, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग pea plants bearing violet flowers with pea plants bearing white flowers. What will be the result in F1 progeny? So पहले आप पेरेंट्स देख लेंगे कौन कौन से हैं। ब्रीडिंग pea plants consisted of violet flowers with white flowers. तो violet flowers है, तो लेट्स से हम violet को ना WW से डिनोट कर रहे हैं, और white flowers को हम स्मॉल w और स्मॉल w से डिनोट करेंगे। आपको सिर्फ F1 progeny का रिजल्ट लिखना है। तो ये तो हो गए दोनों आपके पेरेंट्स, और उसके बाद हम उसमें लिखेंगे गैमीट्स। पेरेंट्स लिखते हैं, फिर बनाते हैं गैमीट्स। गैमीट्स के टाइम पर क्या होता है, ये दोनों जो पेयर में आए हुए हैं ना, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो इसको आप नोटबुक में दिखाने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिख देते हो, सेम स्मॉल w एंड स्मॉल w। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए बीच में क्रॉस का साइन भी लगा दो, ठीक है। ये गैमीट्स हो गए। अब ये वाला जो है वो इस वाले के साथ जाके क्रॉस करेगा, क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे पहले लिख लो, कैपिटल W एंड स्मॉल w। फिर ये वाला उसके साथ कंबाइन भी तो कर सकता है, तो क्या रिजल्ट आएगा तब हमारे पास, कैपिटल W एंड स्मॉल w। सेम इसके साथ कंडीशन होगी, ये वाला इसके साथ जाएगा कैपिटल W स्मॉल w, एंड दिस वन विल गिव यू कैपिटल W एंड स्मॉल w। ये आ गई आपकी F1 जनरेशन। यही पूछा है ना क्वेश्चन के अंदर, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 जनरेशन? सो इन F1 जनरेशन ऑल वायलेट फ्लावर्स will be observed, no white flowers will be observed. And what is the reason behind कि ये जो कैपिटल वाला W है ये स्मॉल वाले W के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। जो भी डोमिनेंट एलील होता है वो रिसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देता अगर वो खुद आया है तो रिसेसिव वाली कंडीशन होती सिर्फ और सिर्फ स्मॉल w। रिसेसिव हमें किस में मिलता है, F2 जनरेशन के अंदर मिलता है, F1 जनरेशन में कभी रिसेसिव ट्रेट निकल कर आया ही नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज द आंसर।
F1 जनरेशन का रिजल्ट पूछा ना, तो हमें F2 करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है. द आंसर इज ऑल वायलेट फ्लावर्स विल बी ऑब्टेन. अब देखते हैं क्वेश्चन 4. नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल्स. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स जो प्रोटीन्स बनाता है सेल्स के अंदर. तो इसके लिए फटाफट से ना पूरा स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं. डीएनए इज द आंसर बेसिकली, बट इफ यू रिमेंबर तो ये एक बड़ा सा सेल होगा, सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है, डीएनए को स्टोर करके रखना. नाउ व्हाट इज डीएनए, व्हाट आर क्रोमोसोम्स, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो बेसिकली एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर रखा हुआ होता है इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में. अब जब हम इसको स्ट्रेच करके पढ़ेंगे तो हमें क्या दिखता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके से डबल कॉइल्ड है, मतलब दो ऐसे थ्रेड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. उन दो थ्रेड्स के ऊपर ये हो गया आपका डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, स्पेलिंग याद होनी चाहिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, अब इसके ऊपर होंगे बेसिकली जीन्स. वो प्रेजेंट होंगे पेयर्स में. मान लो यहाँ पर हाइट का जीन हो गया, यहाँ पर कलर का जीन हो गया. सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ. तो हमारे जितने भी फिजिकल कैरेक्टर्स हैं उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है. हमारे स्किन कलर से लेकर, हेयर कलर से लेकर, हाइट से लेकर और भी सारी जितने हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उन तक. ठीक है, सो ये हो गया डीएनए. उसके ऊपर पेयर में जीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो उसने क्या पूछा, नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन सेल्स. ये जो डीएनए है ना, यही डीएनए नए सेल्स बनाएगा आगे जाकर. यही डीएनए, ये जो दो थ्रेड में है, ये अलग अलग हो जाएगा. ये जो डबल थ्रेड है ये जब डिवाइड करेगा सेल तो सेपरेट हो जाएगा और अपना नया वाला दूसरा थ्रेड बना लेगा. बट पेरेंट डीएनए तो यही था और इसी डीएनए से दो अलग अलग स्मॉल सेल्स बन गए. तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स, डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स. ये वन वर्ड का आंसर ही था, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने आपको फिर से समझा दिया कि डीएनए है जो प्रोटीन्स बनाता है. प्रोटीन्स कहाँ होते हैं इस डीएनए में, यहाँ बीच में. ऐसे मान लो ये प्रोटीन हो गया और ये अब इसको आसपास इसी के ऊपर लपेट जाता है, इसी को फोल्ड कर लेता है अपने अंदर से. ठीक है, सो डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया, इसके ऊपर ही प्रोटीन्स होते हैं. ये इस तरीके से डिवाइड करके नया सेल्स बना लेता है, नए सेल्स बना लेता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ जीन. बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है. जीन डीएनए की वो वाली यूनिट है जो प्रोटीन्स बनाता है और सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करके रखता है. वो कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, जो बार बार मैं एग्जांपल्स देती हूँ. आपकी हाइट, आपकी आई का कलर, आपका स्किन का कलर, आपके हेयर का टेक्सचर, हर चीज़ के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है. तो बेसिकली जीन प्रोटीन्स बना रहा है और वो प्रोटीन हमारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. व्हाट इज अ जीन, जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए. डीएनए की एक ऐसी यूनिट होगी और किस पर प्रेजेंट होगी, ऑन अ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगी. इट विल कोड फॉर प्रोटीन्स. क्या बनाएगा ये, प्रोटीन्स बनाएगा. एंड वो प्रोटीन्स क्या करेंगे, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स. फिजिकल ट्रेड्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच. तो इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा एंड इट इज वेरी इजी येट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर्स, जो भी आपके फिजिकल कैरेक्टर्स होंगे. ठीक है, वो ट्रेड्स हो गए. एक्वायर्ड और इनहेरिटेड दोनों में डिफरेंस बताने. तो जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर बर्थ से आए हैं उनको बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेड्स, और जो भी कैरेक्टर्स हमारे अंदर या कैरेक्टर्स में चेंज एनवायरनमेंट की वजह से आया हो उनको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स. ठीक है, तो फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए. जनरेशन वाइज माउस की टेल को ना कट कर दिया गया. फॉर एग्जाम्पल माउस लिया और उसकी टेल को कट कर दिया, फिर उसके नए माउस बने और उसकी भी टेल को कट कर दिया. 3-4 बार ऐसी जनरेशन में हमने देखा और हम टेल को कट करते गए. किसी भी ऐसी जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ कि बर्थ से नई टेल नहीं आई हो. हर न्यू माउस के अंदर टेल आ रही थी, ताकि हम कितनी बार भी पेरेंट्स की टेल को कट कर दें उसके बाद भी जो नई जनरेशन आ रही थी उसमें टेल आ रही थी. क्यों आ रही थी, वो कैसा ट्रेट होगा, एक्वायर्ड ट्रेट. क्योंकि ये जो चेंज आया है ना ये एनवायरमेंट में आया है, ये चेंज उसके डीएनए में नहीं हुआ. That is something called as acquired trait. Whereas inherited traits वो होते हैं जो बर्थ से होते हैं. तो हमारे सारे कैरेक्टर्स जो आए हैं वो बिल्ट होकर आए हैं, इनबिल्ट होकर आए हैं, हमारे डीएनए के अंदर आए हैं. उनको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन का कलर, हमारे हेयर का टेक्सचर और हमारी जो हाइट है वो सारे के सारे ट्रेट्स इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो हमारे पेरेंट्स से इनबिल्ट होकर आए हैं. अगर उनके डीएनए के अंदर कोई चेंज होता तो ऑफकोर्स वो ट्रेट कौन सा कहलाता,
इनहेरिटेड ट्रेट्स। नाउ योर टास्क इज जल्दी से कमेंट्स में आंसर करेंगे और एग्जाम्पल सोचो एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन से होते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Question 6. Why did Mendel carry out an experiment to study inheritance of two traits in garden pea? What were his findings with respect to inheritance of traits in F1 and F2 generation? State the ratio obtained in F2 generation in the above mentioned. तो सबसे पहले देखो, okay. If you remember, why did Mendel carry out experiment to study inheritance of two traits की बात की है यहाँ पर. Two traits की बात करी है, तो if you remember, Mendel ने 2 experiment किए थे. एक किया था एक ही कैरेक्टर को लेकर. कौन से प्लांट के साथ उसने एक्सपेरिमेंट किया था, आप मुझे बता सकते हो? उसने लिया था पी प्लांट, राइट। तो सबसे पहले उसने जो कैरेक्टर उठाया था पी प्लांट का वो थी उसकी हाइट। उसने एक ही कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो आया हुआ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड आया हुआ है। उसने बोला है 2 ट्रेट्स की बात की है। तो इफ यू रिमेंबर, हमने जो दूसरा क्रॉस किया था वो कौन से कैरेक्टर्स के साथ किया था? सीड की शेप और सीड का कलर, राइट। डोमिनेंट लेते हैं एक साइड और एक साइड रिसेसिव लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम फिर से क्रॉस करेंगे। कौन सा क्रॉस है ये? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं इसको? डाई मीन्स होता है 2। तो यहाँ पर हमने 2 कैरेक्टर्स उठाए हैं ना, इसलिए इस क्रॉस का नाम क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर हम पहले प्योर ब्रीड वाले पेरेंट्स लिख लेते हैं, राउंड एंड येलो। राउंड हो गया शेप, येलो हो गया कलर। ये दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे उस मटर के। सेकेंड, हम यहाँ पे रिसेसिव लिखेंगे। यहाँ पर राउंड और येलो हो गया, तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा? रिंकल्ड एंड ग्रीन। आप ध्यान रखना, आपको आपसे पूछा हुआ है उसने इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स इन गार्डन पी। 2 ट्रेट्स पूछा है ना, तो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल लेंगे। राउंड एंड येलो कौन से लेटर से इसको डिनोट करेंगे? आर आर एंड वाई वाई। एंड रिंकल को एक्सप्रेस करेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, ये हो गए हमारे पेरेंट्स। यहाँ पर मेंशन करना भी ज़रूरी होगा। जब आप प्रॉपर क्रॉस बनाएंगे तो आप सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। अब इनके गैमीट्स बना लेते हैं। गैमीट्स बनाने के बाद हमारे पास कॉम्बिनेशन कैसे आ जाएगा? आर वाई 4 ऐसे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे हमारे पास। ये वाला पहले इसके साथ जाने के चांसेस है, फिर इसके साथ जाने के चांसेस है, इस वाले के इसके साथ जाने के चांसेस है और इसके साथ जाने के चांसेस है। ये सारी कंडीशंस देखते हुए हमने 4 ऐसे गैमीट्स बना दिए। सिमिलरली यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। नाउ दिस आर वाई कैन कंबाइन विद एनी 4 ऑफ आर वाई, राइट। ये वाला भी किसी आर वाई के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो हमारे पास F1 जनरेशन कौन सी आएगी? अब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे हमारे पास? 16 कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे, और ये होगी हमारी F1 जनरेशन। नाउ अगर हमें F2 क्रॉस करना है, ये आपकी F1 जनरेशन आ गई। इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो कैसे आए हैं हमारे पास? राउंड एंड येलो। सारे सीड्स जो हमारे पास आए सबसे पहले वो कैसे आए? राउंड एंड येलो। नाउ लेट्स रीड पार्ट ए अगेन। व्हाई डिड ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट? पहले वो एक कैरेक्टर को लेकर चल रहा था, बाद में उसने 2 कैरेक्टर्स को ले दिया। इससे रिलेटेड एक लॉ का आंसर भी निकलता है, अगर आपको याद हो तो। जब 2 कैरेक्टर्स उसने एक साथ लिए थे तो वो देखना चाहता था कि दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग निकल कर आते हैं या फिर दोनों कैरेक्टर्स आपस में ब्लेंड हो जाते हैं। तो लास्ट में उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो दोनों कैरेक्टर्स उसने लिए हैं, कौन कौन से हैं वो कैरेक्टर्स? सीड की शेप और सीड का कलर दोनों ही इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली खुद को एक्सप्रेस करते हैं। लास्ट में देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स और नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पर सीड की शेप भी निकल कर आई डोमिनेंट वाली राउंड, और सीड का कलर भी निकल कर आया येलो। तो दोनों कैरेक्टर्स जो उसने एक साथ लिए थे वो एक साथ कंबाइन करने के बाद भी एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को। इससे प्रूफ होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो व्हाई डिड ही डू दिस एक्सपेरिमेंट? कट कर देना।
सो वाई डिड ही डू दिस एक्सपेरिमेंट, ये हमें पता चल गया क्योंकि वो दोनों कैरेक्टर्स को देखना चाहता था कि वो मिक्स करते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली जाते हैं. नाउ पार्ट 1 अगेन, पार्ट बी सॉरी, what were his findings with respect to inheritance of traits in F1 and F2 generation. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, F1 जनरेशन में उसने ऑब्जर्व किया that the characters were inherited independently, दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग निकल कर आए, और जो F1 जनरेशन का रिजल्ट था उसमें कैसे सीड्स निकल के आए हमारे पास, राउंड एंड येलो सीड्स. नाउ कम टू F2 जनरेशन, क्योंकि उसने F2 की बात भी करी है, तो लेट मी रेज दिस. अब हम F2 क्रॉस करेंगे, उसके लिए हमें जो F1 का रिजल्ट आता है उसी के जैसे के साथ सेल्फ क्रॉस कराते हैं. तो इफ यू रिमेंबर कैसा कॉम्बिनेशन आया था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, राउंड एंड येलो सारे सीड्स निकल कर आए थे. F2 में सेल्फ क्रॉस कराना होता है, मतलब इसी के जैसे के साथ हमें इसको क्रॉस कराना है. ठीक है, तो गैमीट्स जब बनेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास, कैपिटल R विद दिस वन कैपिटल Y, एंड देन एक बार वो जाएगा स्मॉल y के साथ, फिर स्मॉल r एक बार जाएगा कैपिटल Y के साथ और स्मॉल r जाएगा स्मॉल y के साथ. सिमिलर कॉम्बिनेशंस यहाँ पर भी बनेंगे, कैपिटल R with small y, capital R with capital Y, small r with capital Y and small r with small y. अब सेम ये वाला ry इन चारों में से किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है और कॉम्बिनेशन बना सकता है. ये वाला भी इन चारों के साथ, ये वाला भी एंड ये वाला भी, 16 कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस हैं. तो उसको इजी करने के लिए हम क्या बनाते थे, एक पुनेट स्क्वायर बनाते थे. तो लेट्स सी, यहीं पे बना लेते हैं हम एक पुनेट स्क्वायर. आप भी अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ पुनेट स्क्वायर बनाएंगे. अब इन कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं. ये ry एक बार यहाँ लिख दो और वो वाला कॉम्बिनेशन ऊपर की साइड लिख दो. मैंने यहाँ पर गैमीट्स हटा दिए हैं ताकि आप इजीली देख सके बोर्ड पर कैसे हो रहा है. ओके, नाउ लेट्स राइट द कॉम्बिनेशन. पहले ये वाला कॉम्बिनेशन इसके साथ जाएगा, तो रिजल्ट देखो, कैपिटल R एंड कैपिटल Y. ठीक है, फिर यही वाला इसके साथ जाएगा, द रिजल्ट विल बी कैपिटल R एंड कैपिटल Y एंड स्मॉल y. ठीक है, देख रहे हो. फिर ये वाला कॉम्बिनेशन इसके साथ जाएगा, कैपिटल R विद स्मॉल r, कैपिटल Y विद कैपिटल Y, एंड देन लास्ट में कैपिटल R विद स्मॉल r, कैपिटल Y विद स्मॉल y. ठीक है, अपनी नोटबुक में साथ साथ इसको बनाएंगे. अभी एक बार नाम लिख लेते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशंस निकल के आ रहे हैं. ये भी कैसा होगा, राउंड, और ये कैसा होगा, येलो. ये भी राउंड और येलो होगा. ये दोनों प्योर ब्रीड वाले हैं. ये हेट्रोजेनस है क्योंकि इसमें कैपिटल Y और स्मॉल y आ रहा है, बट ये फिर भी येलो होगा बिकॉज कैपिटल Y डोमिनेंट है स्मॉल y के ऊपर. तो कैसा कॉम्बिनेशन देगा वो, राउंड एंड येलो. ये वाला भी राउंड एंड येलो देगा ना, बिकॉज R तो राउंड है ही है, उसके बाद कैपिटल R और स्मॉल r भी राउंड है बिकॉज कैपिटल R स्मॉल के ऊपर डोमिनेंट है. देन अगेन वही कॉम्बिनेशन आएगा. हम यहाँ पर अभी नाम लिख लेते हैं राउंड येलो, क्योंकि लास्ट में हम काउंट करके लिखेंगे कि हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस आ गए हैं राउंड येलो के. ओके, आगे भी देख लेते हैं. अब इस वाली रो में इसको उठाओगे और इन चारों के साथ कंबाइन करके यहाँ बॉक्सेस में फिल कर दोगे. आपको रिजल्ट बहुत इजीली मिल जाएगा पुनेट स्क्वायर की हेल्प से. तो देखो, कैपिटल R विद कैपिटल R, कैपिटल Y है यहाँ पर और स्मॉल y यहाँ पर था. हमेशा डोमिनेंट वाला पहले लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो, कैपिटल R स्मॉल y, एंड देन दिस वन विद दिस कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये वाला उसके साथ आ जाएगा. जल्दी से वीडियो को पॉज करके सारे कॉम्बिनेशंस खुद लिखो और फिर मेरे साथ मैच करना बोर्ड पे. तो अगर आपने कॉम्बिनेशंस कर लिए होंगे तो ज़रा स्क्रीन से मैच कर लो और उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना शुरू करते हैं. तो पहले हम ढूंढते हैं राउंड येलो वाले. ये तो हम चारों काउंट कर चुके हैं, तो राउंड येलो ही होंगे. उसके बाद ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा ये भी कैसा होगा, राउंड एंड येलो. ये वाला सोचो, क्या ये राउंड येलो होगा, नहीं, क्योंकि इसमें कैपिटल Y तो है ही नहीं, तो येलो होगा ही नहीं, है ना. ये होगा, यस, ये वाला होगा राउंड येलो, कि इसमें कैपिटल Y आ रहा है. क्या ये वाला होगा, नहीं, राउंड तो है बट येलो नहीं है. ओके, इसको देख लो, राउंड एंड येलो अगेन एंड राउंड एंड येलो. कोई और है क्या, नहीं. ये चार हमारे पास थे राउंड एंड येलो वाले और बाकी के थे. लेट्स काउंट देम. टिक वाले काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये हमारे पास कौन से हो गए, राउंड येलो हो गए. नंबर लिख लें यहाँ पर, कितना आया है, 9. ठीक है, चलिए अब हमें ढूंढने हैं और कॉम्बिनेशन कौन से बनने वाले हैं. राउंड एंड ग्रीन भी तो बनेगा, रिंकल्ड और येलो भी बनेगा, और लास्ट वाला जो सोच रहे हो रिंकल्ड और ग्रीन भी बनेगा. ये चार कॉम्बिनेशंस बनने के चांसेस हैं.
पहला वाला तो हमने ढूंढ लिया, 9 आए हमारे पास रिजल्ट। राउंड एंड ग्रीन भी देख लेते हैं। तो ग्रीन अगर हमारे पास आना है तो उसका क्या वो होना चाहिए, कैसा वो दिखना चाहिए। ये राउंड तो होगा बट स्मॉल वाई आ रहा है ना, मतलब वो क्या होने वाला है, ग्रीन कलर होने वाला है। तो हम अभी कौन सा ढूंढ रहे हैं, राउंड एंड ग्रीन। सो यस, ये होगा राउंड एंड ग्रीन। इसके अलावा ये वाला होगा ना, राउंड एंड ग्रीन। और ढूंढ लो, क्या ये वाला होगा, बिल्कुल राउंड एंड ग्रीन। और कोई है, देख लो एक बार, कोई रह तो नहीं गया, नहीं। सो आंसर विल बी 3। राउंड एंड ग्रीन कितने आए हमारे पास, 3 आए। उसके बाद रिंकल्ड और येलो ढूंढ लेते हैं। रिंकल्ड वाली कंडीशन के लिए कैसे आर होने चाहिए हमारे पास, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो इसमें कंडीशंस अगर हम देखेंगे तो ये वाला हो गया स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, तो दिस विल बी रिंकल्ड येलो, राइट। रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2 एंड दिस वन विल बी रिंकल्ड येलो 3। कितने कॉम्बिनेशन आए, 3। देन रिंकल्ड एंड ग्रीन, ओनली वन इज लेफ्ट, दिस वन, ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ रिंकल्ड एंड ग्रीन। बस हो गया, निकल गया आपका F2 जनरेशन। पुनेट स्क्वायर बनाना चाहिए, यहाँ पर गलती मत करना बस, फिर आपका आंसर ठीक आएगा। लास्ट में रेशियो आना चाहिए 9:3:3:1। क्वेश्चन बी पर फिर से आते हैं। What were his findings with respect to inheritance of traits in F1 and F2 generation? In F1 generation, the combination was round and yellow. सारे seeds एक जैसे दिख रहे थे। In F2 generation, result was something different. We obtained the ratio of 9:3:3:1. Now one more thing, ये जो combination आया है ये आपका phenotypic ratio आया है। जीनोटिपिक रेशियो होता है जब हम जेनेटिक चीज़ें देखें। यहाँ पर तो हम सिर्फ देखकर बता रहे हैं ना, सीड को देख लिया, राउंड की शेप हो गई, कलर येलो है या ग्रीन है, तो वो फिनोटिपिक रेशियो होता है। वो ही पूछा जाएगा आपसे 9:3:3:1। दिस इज योर F2 जनरेशन। सी पार्ट देख लो, वही पूछा है, स्टेट द रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन इन द above mentioned experiment. So the answer is 9:3:3:1. Now question number 8. A green stemmed rose plant denoted by capital G and a brown stemmed rose plant denoted by small g are allowed to undergo a cross with each other. ये क्वेश्चन हो गया। आपको कॉम्बिनेशन कौन कौन से दिए हैं, कैपिटल G एंड स्मॉल g विद स्मॉल g एंड स्मॉल g। लिस्ट योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग कलर ऑफ स्टेम इन F1 प्रोजेनी, परसेंटेज ऑफ। पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, फिर करेंगे स्टेप वाइज। तो आपको क्रॉस कराना होगा सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेस जो होगा वो F1 और F2 जनरेशन वाला ही होगा, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे, या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा या डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो हमने जैसे हाइट वाला क्रॉस किया हुआ है, कैपिटल T स्मॉल t, तो यहाँ पर हम ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेंगे। क्या दिया है उसने, रोज प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल G एंड कैपिटल G, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका क्रॉस कराना है हमें स्मॉल g एंड स्मॉल g के साथ, यानी कि ये हमारे पेरेंट्स हो गए इस वाली जनरेशन के अंदर। फिर क्या बनाते हैं हम, गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स बनाते टाइम ये दोनों कॉम्बिनेशन अलग हो जाएंगे। ओके ये जो है हमारे पास कौन सा कलर डिनोट करता है, ग्रीन, और स्मॉल जी कौन सा कलर डिनोट करता है, ब्राउन, ये याद रखना। लिस्ट योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग कलर ऑफ स्टेम इन F1 प्रोजेनी। पहले हमें F1 रिजल्ट निकालना है, तो वही सेम प्रोसीजर है, हम F1 जनरेशन निकाल रहे हैं। ये वाला पहले इन दोनों के साथ कंबाइन करेगा तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा, कैपिटल G स्मॉल g, राइट। और ये वाला इसके साथ करेगा तो कैपिटल G एंड स्मॉल g, और इसके साथ करेगा तो भी कैपिटल G एंड स्मॉल g। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो F1 जनरेशन के सारे स्टेम का कलर आया है दैट इज ग्रीन, ऑल आर ग्रीन स्टेम्ड, क्योंकि कैपिटल G स्मॉल के ऊपर डोमिनेंट था, उसने स्मॉल g को एक्सप्रेस करने ही नहीं दिया। तो सारे कॉम्बिनेशन हमारे F1 के कैसे आएंगे, ऑल ग्रीन स्टेम। सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन इन F1 प्रोजेनी। अब देखते हैं सेकंड में उसने क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम्ड प्लांट्स इन F2 प्रोजेनी इफ प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अगर हमने इसको सेल्फ पॉलिनेट कराया है तो ब्राउन स्टेम वाले का कितना परसेंटेज आएगा। तो पहले उसके लिए हमें F2 प्रोजेनी निकालनी पड़ेगी, फिर हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज आया है, ठीक है। तो अब हम F2 जनरेशन का निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट का आया था, कैपिटल G स्मॉल g एंड कैपिटल G स्मॉल g। सेल्फ पॉलिनेट कराना है ना, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसके भी गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल G स्मॉल g, कैपिटल G एंड स्मॉल g। F2 जनरेशन निकालनी है, जल्दी से निकाल लो इसको, कैपिटल G फर्स्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा, उसके बाद ये उसके साथ क्रॉस करेगा तो आ जाएगा कैपिटल G एंड स्मॉल g। फिर इस वाले को कंबाइन करा के लिखेंगे कैपिटल G एंड स्मॉल g, देन लास्ट में हमारे पास आ गया स्मॉल g एंड स्मॉल g।
अब जल्दी से आप मुझे बताइए कि इसका क्या नाम होने वाला है। कैपिटल जी क्या होगा, ग्रीन स्टेम। कैपिटल जी स्मॉल जी क्या होने वाला है, ग्रीन अगेन, क्योंकि ये कैपिटल जी स्मॉल वाले के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। उसके बाद कैपिटल जी एंड स्मॉल जी अगेन ग्रीन, क्योंकि कैपिटल जी स्मॉल के ऊपर डोमिनेंट है। लास्ट में कोई डोमिनेंट है ही नहीं, दोनों ही रिसेसिव है, तो इसमें क्या होगा, ब्राउन स्टेम। तो ये हमारे पास निकल के आया है ब्राउन। एक बार हम यहाँ जरा रेशियो लिख लेते हैं, ग्रीन 3, ब्राउन 1। बट इसमें आपको रेशियो नहीं बताना, आपको इसमें बतानी है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए कैसे करेंगे, उसने ब्राउन के लिए पूछा है ना, ब्राउन कितने हैं 1, टोटल कितने कॉम्बिनेशन आए हैं उससे डिवाइड कर दो 4। परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। आपके पास आंसर आ जाएगा 25%। दिस इज योर आंसर। तो कितने ब्राउन स्टेम निकल कर आए, 25% ब्राउन स्टेम निकल कर आए। ये वाला आपका सेकंड का आंसर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ कैपिटल जी एंड कैपिटल जी स्मॉल जी इन F2 प्रोजेनी। आपको रेशियो किसका लिखना है, कैपिटल जी का और कैपिटल जी स्मॉल जी का। कैपिटल जी कितने हैं 1, कैपिटल जी स्मॉल जी कितने हैं टोटल 2, सिर्फ इनका रेशियो लिखना है। सो आंसर विल बी 1:2। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू बी पार्ट, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अब इससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सारे कंक्लूजन्स आप इसमें लिख सकते हैं। पहला कंक्लूजन हमें ये निकलता है कि जो कैरेक्टर उसने लिया था उसमें से जो डोमिनेंट होगा वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। स्पेशली F1 जनरेशन के अंदर तो कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर आता ही नहीं है। जब हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो हमारे पास 3:1 का रेशियो आता है, जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव वाले कैरेक्टर्स हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। So this was the conclusion जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद हमें मिलता है। So यही लिखेंगे आप। Coming to next question, how do Mendel's experiment show that different traits are inherited independently? Explain। इस आंसर को करने के लिए आप यहाँ पर लिख देंगे पूरा का पूरा डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हो सकता है जो थोड़ा सा अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दे तो राउंड येलो, ये दो कैरेक्टर्स लेते हैं ना हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जैसे एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है सब कुछ। बट अगर यहाँ पर मैं कैरेक्टर्स को चेंज कर दूँ, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये डोमिनेंट है दोनों और ये रिसेसिव है, इनकी जगह मैं कोई और डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर्स एक साथ ले लूँ तो क्या रिजल्ट ऑल्टर करेगा, नहीं। अगर आपको याद हो तो 7 कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई हुई है प्रॉपर, उसमें हाइट भी है, पॉड का शेप है, पॉड का कलर है, सीड का शेप है, सीड का कलर है, फ्लावर की पोजीशन है, एक्सियल और टर्मिनल, फ्लावर का कलर भी है वायलेट एंड पर्पल। तो अब ये वाले जो कॉम्बिनेशन है इसमें कोई भी दो अगर और ले लेते हैं तो क्या हमारे पास F1 और F2 का जो आंसर है वो चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। F1 में हमारे पास ऑल शेयरिंग डोमिनेंट वाला कैरेक्टर, जो F1 प्रोजेनी आएगी उसमें हमेशा क्या होगा, जो भी डोमिनेंट वाला होगा। और F2 में हमारे पास जो रेशियो आएगा दैट विल बी ऑलवेज 9:3:1। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और फिर से वो पूरा का पूरा क्रॉस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है यही प्रूव करता है दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग, दोनों कैरेक्टर्स अपना अलग अलग रिजल्ट दिखाते हैं ना, तो इंडिपेंडेंटली निकल कर आए हैं दोनों ट्रेट्स। यही आंसर है इसका। कमिंग टू 10th क्वेश्चन, हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट ट्रेट्स इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनिज्म। नो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी है। मोनोहाइब्रिड है, डाईहाइब्रिड है, किसके थ्रू एक्सप्लेन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब उसको फिर से पढ़ो, कौन से एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूफ होता है दैट द ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड। ट्रेट इनहेरिट तो हुआ, मतलब पास ऑन तो हुआ, बट एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो कौन सा क्रॉस से प्रूफ करोगे, मोनोहाइब्रिड से प्रूफ कर सकते हैं इसको। लेट्स टेक ये वाला क्रॉस, टॉल एंड ड्वार्फ वाले पेरेंट्स, प्योर ब्रीड है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गए हमारे पेरेंट्स। उसके बाद हम बना देंगे यहाँ पर गैमीट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, राइट। अब हमें F1 क्रॉस निकालना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर आपको इन क्रॉस में ऐसे लाइंस डालने में दिक्कत होती है ना, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने जब चारों को अलग करके रख दिया
तो ये फर्स्ट वाला उन दोनों के साथ कंबाइन करेगा एक एक बार। जब सबसे पहले कंबाइन करेगा तो रिजल्ट आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जब दूसरे वाले के साथ करेगा तो भी आएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। आंसर हो गया, ये दोनों के साथ कंबाइन करके आ गया। अब दूसरे में देखो कैपिटल टी इसके साथ गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये वाला उसके साथ गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अगर आपको एरोज लगाने में प्रॉब्लम होती है तो वैसे लगा के समझ जाते हो तो सबसे बेस्ट यही होता है। तो ये आ गई आपकी F1 जनरेशन। कैसे आए सारे? ऑल टॉल। अब उसको यही प्रूव करना है कि इनहेरिट तो हुआ है स्मॉल टी बट खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है। तो ये वाला किससे प्रूफ होता है? विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, स्पेशली F1 जनरेशन के अंदर। स्मॉल टी तो आया बट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। स्मॉल टी किसके लिए था? ड्वार्फ के लिए था। क्या कोई भी प्लांट इसमें से ड्वार्फ होगा स्मॉल टी आने के बावजूद भी? नो। रीजन बीइंग इसमें से जो एक अलील है वो डोमिनेंट है और दूसरा अलील रिसेसिव है। रिसेसिव अलील खुद को तभी एक्सप्रेस करता है जब उसके साथ वाला पेयर भी रिसेसिव हो। मतलब ड्वार्फ कब बनेगा? जब दोनों एक जैसे होंगे, रिसेसिव रिसेसिव, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। डोमिनेंट आ गया तो खुद को एक्सप्रेस करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने प्रूफ किया था। ऑल इंडिया 2016 में रिपीटेड क्वेश्चन है दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। थिंक अगेन, कौन सा क्रॉस इसमें यूज होने वाला है एंड कौन से क्रॉस की हेल्प से आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। इट इज क्वेश्चन 11। आंसर इन द कमेंट्स की क्वेश्चन 11 में आप कौन से क्रॉस के थ्रू इसको प्रूव करोगे। Question 12 now list two differences in tabular form between dominant trait and recessive trait. What percentage or proportion of the plants in the F2 generation progeny were round in Mendel's cross between round and wrinkled pea plants? Now very easy question I guess. पहले तो आपको two differences लिखने हैं between dominant trait and recessive trait. लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर हम लिखेंगे dominant की बात करेंगे और इधर हम बात कर लेंगे recessive की। शायद आप बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हो इसमें। डोमिनेंट ट्रेट खुद को डोमिनेंट अलील की हेल्प से एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव ट्रेट खुद को रिसेसिव अलील की हेल्प से एक्सप्रेस करता है। दिस इज वन डिफरेंस। अनदर वन, जब हम F1 जनरेशन की बात करते हैं तो डोमिनेंट ट्रेट हमें F1 जनरेशन में ऑब्जर्व होकर मिलता है। रिमेंबर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टॉल एंड ड्वार्फ, जब क्रॉस किया था तो सारे के सारे प्लांट्स कैसे आए थे? टॉल आए थे। हमारे पास कॉम्बिनेशन आया था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसके अंदर डोमिनेंट अलील आ रहा है जिसकी हेल्प से हम डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं और F1 जनरेशन के अंदर डोमिनेंट ट्रेट दिखने को मिलता है। जबकि हम रिसेसिव की बात करें तो रिजल्ट आया था हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन का। यहाँ पर हमें रिसेसिव ट्रेट देखने को नहीं मिलेगा। रिसेसिव अलील तो आया हुआ है बट इट विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। दिस इज योर फर्स्ट मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ द ट्रेट्स। सेकेंड क्या हो जाएगा इसके अंदर? आप डिनोट कर सकते हो दैट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी और कैपिटल लेटर, और रिसेसिव को आप एक्सप्लेन कर सकते हो दैट इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। ये किससे डिनोट किया जा सकता है? स्मॉल लेटर से। यहाँ तो हम हाइट की बात करें, कुछ और अगर आप लेते हो, जैसे हम कर लेते हैं सीड की शेप की बात, तो राउंड अगर हमें दिखाना है जो कि डोमिनेंट है तो उसको कैपिटल से डिनोट करेंगे, और अगर हमें रिसेसिव दिखाना है तो हम उसको स्मॉल से डिनोट करेंगे। या फिर अगर मैं बात करूं कलर की, येलो, येलो इज डोमिनेंट तो कैपिटल वाई से लिखेंगे। रिसेसिव होता है ग्रीन तो उसको एक्सप्रेस करते हैं हम स्मॉल वाई से। जी मत लिखाना, इट विल बी स्मॉल वाई जो कि ग्रीन को एक्सप्रेस करेगा। So these are certain differences between dominant and recessive trait. बाद में उसने पूछा हुआ है कि कौन सा what percentage of the plants in F2 generation were round in Mendel's cross between round and wrinkled pea plants. अब F2 जनरेशन के लिए थोड़ा सा स्पेस बन गया है। सो हमारे पास आंसर आया था कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। हमें सेल्फ पॉलिनेट करना होगा F2 के लिए, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो इसको स्पेस कर दिया हमने, गैमीट्स बना दिए, और अब हमें देखना है कि कितने राउंड हमारे पास निकल कर आएंगे। जब ये वाला इसके साथ कंबाइन करेगा तो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, ये वाला उसके साथ भी तो कंबाइन कर सकते हैं, तो आंसर आएगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। सेम विद दीज टू, कैपिटल आर स्मॉल आर, देन दिस वन एंड दिस वन, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। क्या पूछा था उसने? प्रोपोर्शन या परसेंटेज ऑफ राउंड, दिस विल बी राउंड। क्या ये राउंड होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज कैपिटल आर इज डोमिनेंट। एंड ये वाला भी कैसा होगा? राउंड। और ये वाला सीड कैसा होगा लास्ट में? रिंकल्ड। परसेंटेज निकालने सिखाई थी ना मैंने अभी, कितने राउंड आए हैं? 3 आउट ऑफ टोटल कितने थे? 4। परसेंटेज निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से।
क्या आंसर आएगा आपका? 75% आर राउंड पी प्लांट्स। दैट्स इट, हो गया आंसर, सिर्फ इतना ही था। Coming to 13 question, a cross was made between pure breeding pea plants, one with a round, कट कर देना, यहाँ खड़े हो जाते। Coming to next question, a cross was made between pure breeding pea plants, one with round and green seeds and other with wrinkled and yellow seeds. Write the phenotype of F1 progeny, give reason for your answer. Write the different types of F2 progeny obtained along with the ratio when F1 progeny was set. So वही रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है कि आपको जो क्रॉस करना है इसके अंदर वो राउंड येलो नहीं बोला उसने, बोल दिया राउंड एंड ग्रीन, एंड द अदर वन विल बी रिंकल्ड एंड येलो। ये भी करके देख लेते। सबसे पहले पेरेंट्स लिखेंगे, पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे आप उस तरीके से। यहाँ पर राउंड और ग्रीन की बात हो रही है ना, तो राउंड डोमिनेंट है तो कैपिटल आर से लिखेंगे, और ग्रीन एक रिसेसिव ट्रेट है तो उसको स्मॉल y और स्मॉल y से लिखेंगे। देन अनदर वन इज रिंकल्ड एंड येलो सीड्स, तो रिंकल्ड को तो स्मॉल r और स्मॉल r से लिखेंगे, और येलो सीड्स को किससे लिखेंगे? कैपिटल Y एंड कैपिटल Y से। याद हो तो पहले जो हमने नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें डोमिनेंट एक साथ थे और रिसेसिव दोनों कंडीशंस एक साथ थी। ऐसे भी आ गया है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास आंसर सेम आता है या अलग अलग आता है। गैमीट्स बना लेते हैं फटाफट। तो क्या बनेंगे गैमीट्स? कैपिटल R एंड स्मॉल y। इनका क्रॉस जब हम कराएंगे तो हमारे पास 16 कॉम्बिनेशंस आएंगे, जिसमें जो हमारे पास आंसर आएगा वो कैसा आएगा? कैपिटल R एंड स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। अब याद हो तो हमारे पास तो वही आंसर आ गया फिर से, कैपिटल R एंड स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y, जो कि नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन का रिजल्ट था। ऐसा ही था वो भी, ठीक है। अब इसका भी F2 जल्दी से निकाल लो और मुझे आंसर बताओ कि क्या आएगा। क्वेश्चन 1 देखो, राइट द phenotype of F1 progeny. What is the phenotype? All round and yellow. Part B, write the different types of F2 progeny obtained along with their ratio when F1 progeny was selfed. तो आपको F2 progeny का रेशियो लिखना है जब F1 progeny का सेल्फिंग हुआ था, तो वही तो स्टेप है। F1 progeny आपकी आई है कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, क्रॉस पॉलिनेट करेंगे इसको, सॉरी सेल्फ पॉलिनेट करेंगे इसको, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आपको लास्ट में जो रेशियो होगा वो मिलना चाहिए 9:3:3:1, बिल्कुल सेम आएगा, चाहे आपने इनको अलग कर दिया हो, सेपरेट कर दिया हो। जो हमारे पास ओरिजिनल था वो राउंड और येलो होता था और रिंकल्ड और ग्रीन होता था। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया, बट F1 जनरेशन तो हमारे पास सेम ही आया ना, तो F2 जनरेशन का रिजल्ट भी क्या आएगा? 9:3:3:1। डू इट and make a Punnett square again and answer करके देख। Now another question, a blue color flower plant denoted by capital B is crossbred with that of white color flower plant denoted by small b and small b. Okay. State the color of flower you would expect in the F1 progeny. तो क्रॉस कर लेते हैं जल्दी से, अब तो याद ही हो गया होगा। क्या है आपके पास? डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं कैपिटल बी। कौन सा कलर है? ये बेसिकली ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद व्हाइट कलर है विच इज रिसेसिव स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है दैट कलर ऑफ फ्लावर हम F1 जनरेशन में एक्सपेक्ट करेंगे। गैमीट्स बनाएंगे जल्दी से एंड उसको क्रॉस करके लिखेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। दिस इज योर F1 जनरेशन। सारे के सारे कैसे निकल कर आए हैं? ऑल ब्लू। क्या पूछा है उसने? Color of flower you would observe in F1 progeny, all blue. This is the answer of first. Now part B, what must be the percentage of white flower plants in F2 generation if the plants of F1 are cross pollinated? क्या आया था हमारे पास F1 में? कैपिटल B एंड स्मॉल b। अगर हमने इन्हीं को क्रॉस पॉलिनेट कर दिया, जो कि हम F2 निकालने के लिए वैसे ही करते हैं, what will be the percentage of white flowers? तो ऐसी कंडीशन वाले, सॉरी व्हाइट कंडीशन वाले मतलब स्मॉल b वाले आपको कितने मिलेंगे? तो आपको अभी से ही आंसर पता होना चाहिए विदाउट इवन परफॉर्मिंग द क्रॉस। परसेंटेज निकालनी है आपको, तो जल्दी से निकाल लो अपनी कॉपी में। अगर आप मुझसे पहले कर पा रहे हो तो आपको आ गया है। ये कैसा होगा? ब्लू, ये भी होगा ब्लू, ये भी होगा ब्लू, और ये वाला निकल के आएगा आपके पास व्हाइट। इसका परसेंटेज निकालना है तो 1 व्हाइट है, टोटल कितने हैं? 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, योर आंसर विल बी 25% व्हाइट फ्लावर्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। नाउ स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप
कैपिटल बी एंड स्मॉल बी इन F2 जनरेशन। अब आपको रेशियो निकालना है इसका और इसका F2 प्रोजनी में। तो कैपिटल बी कितने आए हैं 1, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी के कितने कॉम्बिनेशन आए हैं 2, इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, दैट्स इट। Coming to next question, if we cross purebred tall dominant pea plant with purebred recessive pea plant, we will get pea plants or F1 generation. If we self cross, then we obtain pea plants or F2 generation. Okay. What do the plants or F1 generation look like? State the ratio of tall plants to dwarf plants in F2 generation. State the type of plants not found in F1 generation but appeared in F2 generation, mentioning the reason for the same. तो ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर ली उसने, पहले बता दिया कि हम ऐसे ऐसे क्रॉस करते हैं। उसने फर्स्ट में पूछा है कि व्हाट डू द प्लांट्स और F1 जनरेशन लुक लाइक। F1 जनरेशन वाले सारे कैसे दिखेंगे, सारे दिखेंगे डोमिनेंट, जो भी डोमिनेंट वाले कैरेक्टर्स होंगे वो सारे दिखेंगे F1 जनरेशन के अंदर, रिसेसिव वाला बिल्कुल नहीं दिखेगा। देन बी पार्ट में स्टेट द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट्स टू डॉर्फ प्लांट्स इन F2 जनरेशन। टॉल और डॉर्फ का रेशियो लिखना है, क्या रेशियो होगा 3:1, टॉल और डॉर्फ का लिखना है, F2 में पूछा है तो 3:1 हो जाएगा, करके देख लो। देन सी पार्ट स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट्स नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन। नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन विल बी द वन हैविंग रिसेसिव कैरेक्टर्स, mentioning the reason for the same, reason being टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस वाला जो आप एग्जाम्पल है उसको लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट वन ऑफ द अलील इज डोमिनेंट एंड द अदर वन विल बी रिसेसिव। ये डोमिनेंट अलील रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देता, इसीलिए F1 जनरेशन में कोई भी हमें डोमिनेंट कोई भी हमें रिसेसिव नहीं मिलता, वेयर एज रिसेसिव कैरेक्टर हमें किस में मिलता है F2 जनरेशन के अंदर मिलता है। तो आप ये आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। Coming to question 16, how do Mendel's experiments show that traits may be dominant or recessive? You will use monohybrid cross to do this answer. Then B part, inheritance of two traits is independent of each other. दोनों ही आंसर को करने के लिए यहाँ पर आप परफॉर्म करेंगे अपना बेसिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और यहाँ पर इसमें आप परफॉर्म करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि ये चैप्टर हाफ ही आ रहा है, सिर्फ आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, एवोल्यूशन पोर्शन कट हो गया, तो यही वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिपीट होंगे बार बार। आपने पूरे क्वेश्चंस में देखा होगा कि कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस का ही है, क्वेश्चन चेंज होकर आ रहे हैं या फिर लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। लॉ ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड से प्रूफ होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेट्स जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है उससे प्रूफ होता है। तो जिस तरीके से दिया हुआ है ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दो। इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। Coming to next question, why did Mendel choose garden pea for his experiment? Write any two reasons. Garden pea या फिर उसने मटर के पौधे को ही क्यों चूज किया था? There were so many reasons. आपको यहाँ पर 2 रीजन लिखने हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहला, जो उसके फिजिकल कैरेक्टर्स थे ना बहुत अच्छे से उसको दिख सकते थे। हम 7 कैरेक्टर्स की लिस्ट फटाफट से बना देते हैं, हाइट ले लेते हैं, पॉड का कलर ले लेते हैं, फ्लावर का कलर लेते हैं, तो ये कैरेक्टर्स बहुत ईजिली विजिबल होंगे तो अच्छे से रिजल्ट बन पाएगा ना, इसलिए उसने पी प्लांट लिया। दूसरा, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था उनके बीच में। थर्ड पॉइंट वाज कि जो रिजल्ट आ रहा था ना, नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे थे वो ज़्यादा थे, मतलब वो उसके पास बहुत सारे पी प्लांट्स निकल के आ रहे थे तो अच्छे से अपना ऑब्जर्वेशन वो कर सकता था। बी पार्ट, लिस्ट 2 कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। कोई भी 2 आपको कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं तो आपके पास 7 है, 7 में से कोई भी एक उठा के आप लिख सकते हो। फ्लावर की हाइट, एक्सियल और टर्मिनल हाइट ओनली, प्लांट की हाइट जो होगी बेसिकली, टॉल एंड शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद आप और कौन से कैरेक्टर्स ले सकते हो? सीड का शेप, राउंड एंड रिंकल्ड, सीड का कलर, येलो एंड ग्रीन, कोई भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आप इसमें लिख सकते हो। सी पार्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ मेंडल इंटरप्रेटेड हिज रिजल्ट टू शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन रिपीटेड, तो देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्रॉस करके दिखाएंगे इसके अंदर? डोमिनेंट और रिसेसिव का प्रूफ करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। और क्वेश्चंस हमेशा ऐसे पॉइंट्स में ही आएंगे, चाहे फिर वो 4 नंबर का हो या 2 नंबर का हो। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2016, या सीबीएसई में भी आया और फॉरेन 2016 का क्वेश्चन भी है। सो दैट्स इट। आपने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स बेसिकली रिपीट हो रहे हैं। सबसे इजी चैप्टर है ये। पहले वीडियो देखो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और भी अगर डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।